गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल सोलर सिस्टम में आठों ग्रह जो है इसको हम लोग देख लिए थे। ठीक। और 8 ग्रह कवर करने के बाद हम लोग कोई नए टॉपिक में नहीं आएंगे बच्चों। ठीक है। हम लोग अभी कुछ और ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों से क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर जो है बच्चे उन शब्दों को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो उन शब्दों को हमें छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन अगर वहां से बन रहा है तो हमें वो शब्द जो है अच्छे से पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट हमारा वहां पे क्लियर होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन बनता है तो हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक। तो सौर मंडल के 8 ग्रह तो हम लोगों ने देखा था, परंतु हम लोगों ने अभी सूर्य को नहीं देखा है। ठीक ना, कि सूर्य का निर्माण और सूर्य के निर्माण के बाद ग्रहों का निर्माण। ठीक है। सूर्य के निर्माण के बाद ग्रहों का निर्माण हम लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा। प्लस हम लोग बौने ग्रह जो है इसको भी नहीं देखे हैं। ठीक है, बौने ग्रह जो है इसको भी नहीं देखे हैं। तो ये सब आखिर क्या है? धूमकेतु क्या है? पुच्छल तारा यानी धूमकेतु। ठीक। या फिर हम बात करें ग्रह की, उपग्रह की परिभाषाएं क्या हैं? समझ रहे हो? ग्रह उपग्रह की परिभाषाएं क्या हैं? उल्का क्या है, उल्काश्म क्या है और उल्का पिंड क्या है? ठीक, इस बात को भी जानने की जरूरत है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा मोबाइल में साइलेंट कर देता हूं, ये प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म। ठीक है। तो इन सारी बातों को हम लोग को यहाँ पे जानना होगा। ठीक। और हम देखेंगे ये भी आज की क्लास में। खैर, हर क्लास में हम लोग ये तो देखते ही हैं कि कैसे जो है कैसे बनते हैं क्वेश्चन। ये सारी बात हम लोग क्लास में अपने देखते रहे हैं। पॉलिटी में भी देखा, अभी ज्योग्राफी जो चल रहा है इसमें भी देखा। तो समय ना व्यर्थ करते हुए आते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स पे, अपने टॉपिक्स पे। ठीक। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, 8 ग्रह हो चुके थे। 8 ग्रहों के बाद हमको चर्चा करनी है किसकी? प्लूटो की। ठीक है, प्लूटो की। तो आते हैं हम लोग बच्चों प्लूटो में। ठीक है। तो अब जैसे कि हम लोग देखें तो ये हम लोगों ने सन को यहां बना लिया। सन, ठीक है, सन बनाया। सन के बाद हम लोग को मालूम यहां पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और यहां पे बच्चों जो है यहां पे एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी, यहां हो जाता है बृहस्पति, ये हो गया शनि, और ये हो गया अरुण, ये हो गया वरुण। और यहां पे है छोटा सा प्लूटो, और ये हो गया क्यूपर बेल्ट। ठीक ना, क्यूपर बेल्ट। तो इसको लिख देंगे यहां पे क्यूपर बेल्ट। ठीक, क्यूपर बेल्ट। और ये लिख देंगे क्षुद्र ग्रह पट्टी, यानी हम कह दें एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक। अब ये एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है यहां पे कुछ ऐसे टुकड़े हैं। कैसे आ गए ये टुकड़े? हम लोग अभी सन के निर्माण में और सन के समापन में अभी हम लोग इसको जाना जाएगा। ठीक है। तो सन हमारा जो है एक टाइम आएगा, ये भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा। तो अभी इसको देखेंगे। और बच्चों देखो, सेम स्थिति यहां पे भी है। सेम स्थिति यहां भी। अब ये क्या है? ये है बच्चों कुइपर बेल्ट। अच्छा, क्या अंतर है? ठीक। तो अभी इसको बताऊंगा मैं। ठीक है। तो ये कुइपर बेल्ट हो गया और यहां पे हो गया प्लूटो। मैं वरुण और प्लूटो दोनों का मैप यहां लेता हूं। ठीक। ये मैंने बनाया, ये मैंने, चलो यहां पहले सन बनाया। ठीक। और यहां बनाया वरुण, और ये बनाया प्लूटो। ठीक है, प्लूटो। और अब होगा क्या? होगा ये कि ये वरुण जो है इस तरह से क्या करेगा?
चक्कर लगाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसकी कक्षा हो गई, यानी हम कह लें इसका परिपथ, परिपथ यानी ऑर्बिट, ऑर्बिट, ठीक। और ये है प्लूटो। तो देखो बच्चों समस्या क्या है, क्यों जो है इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया। तो देखो था क्या कि वर्ष 2006 में, ठीक ना, वर्ष 2006 2006 में चेक गणराज्य, चेक गणराज्य जिसकी राजधानी थी प्राग, प्राग, तो प्राग में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, बात क्लियर, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की क्या हुई, बैठक हुई। कहां हुआ, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में। कब हुआ, वर्ष 2006 में, ठीक है, वर्ष 2006 में यह बैठक हुई। और बैठक में हुआ क्या, बैठक में ग्रहों की परिभाषाएं निश्चित की गई, ठीक है, ग्रहों की परिभाषाएं निश्चित की गई। तो अब परिभाषा में क्या निश्चित हुआ, क्या निश्चित हुआ, तीन बातें निश्चित हुई। वो तीन बातें क्या निश्चित हुई, तो पहला निश्चय देखो, पहला कि जो इसका आकार होगा, ठीक है, वो ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए। प्लस जो है, प्लस इसका गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, ये भी अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो वो ये है कि अपनी कक्षा में परिक्रमा करे, परिक्रमा करे। तो अब जब ये परिभाषा आई, तो इस परिभाषा में फिट कौन नहीं बैठ रहा था, तो फिट नहीं बैठ रहा था प्लूटो। अब प्लूटो फिट कैसे नहीं बैठ रहा था, तो प्लूटो के साथ देखो बच्चों प्रॉब्लम क्या थी, प्लूटो के साथ प्रॉब्लम क्या थी। अब प्लूटो के साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि प्लूटो देखो कुछ इस तरह से ये परिक्रमा करता था, ठीक ना, ये कुछ इस तरह से, ऐसे ये जा रहा है, ये ऐसे, और आ जा रहा है किसके ऑर्बिट में, ऑर्बिट में आ जा रहा है ये वरुण के, और वरुण के ऑर्बिट में ऐसे आके, ठीक है, ये यहां आता था। तो इस तरह से इसकी कक्षा का ये क्या कर रहा था, अधिक्रमण कर रहा था, ठीक है। और दूसरी बात, आकार में बहुत छोटा था। और तीसरी बात, गुरुत्वाकर्षण बल भी इसका बहुत नॉमिनल था। तो इस रीजन से क्या हुआ, इस रीजन से इसको ग्रहों की श्रेणी से कर दिया गया बाहर। तो कब किया गया, 2006 में, ठीक है। तो 2006 में ग्रहों की श्रेणी से इसको कर दिया गया बाहर। तो हुआ क्या, अब प्लूटो क्या है, अब ये क्या है, ग्रहों की श्रेणी से बाहर किए तो इसको किस श्रेणी में रखा, तो एक नई श्रेणी बनी। वो नई श्रेणी क्या थी, बौने ग्रह, ठीक है, बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, बौने ग्रह। तो बौने ग्रह की श्रेणी बनी, ठीक है, बौने ग्रह की श्रेणी। तो इसे रख दिया गया बौने ग्रहों में, इसको रखा गया बौने ग्रह में। तो बौने ग्रह में प्लूटो, ठीक ना, प्लूटो। तो बौने ग्रह में बच्चों प्लूटो जो है, प्लूटो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है और कौन है, तो सीरस नामक जो है बौना ग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरिस नामक बौना ग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट है। हैमिस नामक और मैकमेक, ये जो है बौने ग्रह हो गए, ठीक ना। तो प्लूटो सीरिस, ठीक है, सीरिस, एरिस, मैकमेक, ठीक ना, मैकमेक, ये जो है मैकमेक,
ये क्या है, ये है बच्चों बौने ग्रह, ठीक ना। इनमें से नाम पूछे जाते, एक नाम और ऐड कर दो, अभी नाम मैंने लिया था हेमिस, 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 ठीक है। तो ये जो है 5 छोटे बौने ग्रह हैं, ठीक है। तो ये ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक ना। तो ड्वार्फ प्लैनेट जो है इसमें ये आ गए, तो अब यही क्वेश्चन बन गया कि प्लूटो वर्तमान में क्या है, तो प्लूटो वर्तमान में बौना ग्रह है, ठीक ना। तो ग्रहों की श्रेणी से ये बाहर हुआ और किसमें शामिल कर दिया गया, बौने ग्रह में, ठीक। यहां तक की बात क्लियर। अब सुन, अब ये डायग्राम पे अभी वापस आएंगे, मैं यहां एक नया डायग्राम लेता हूं, ठीक ना, एक नया। अब देखो हम लोग समझने जा रहे हैं बच्चों सन को, अभी फिर उस पर वापस आएंगे। क्यों वापस आएंगे, अभी देखना जरूरत है वहां वापस आने की, वापस आने की। नहीं वापस आएंगे तो क्यूपर बेल्ट क्या है और एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है, ये बात नहीं समझ में आएगी, बिल्कुल नहीं समझ में आना है, ठीक। इस वजह से हमको सन को पहले देखना है, ठीक है। तो मैंने देखो बच्चों क्लास में बताया था, ठीक है, क्लास में मैंने परसों की क्लास में बताया था कि हमारा जो ब्रह्मांड है तो छोटे से बिंदु में समाहित था, तापमान, दबाव, घनत्व, ठीक ना, गुरुत्वाकर्षण बल अनंत था, जिसके कारण उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ठीक। तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उसमें सबसे पहले क्या बना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना, ठीक। अब इसकी डिटेल अभी और भी है, इसकी डिटेल और भी है, ठीक है, न्यूट्रॉन वगैरह, हिग्स बोसॉन वगैरह, ठीक, गॉड पार्टिकल वगैरह। तो अब वहां पे जाना जो है वो थोड़ा सा भटकाव पैदा करेगा, समझ रहे हो। आपके लेवल पे गॉड पार्टिकल वगैरह की चर्चा करना, ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो सर्न की प्रयोगशाला है उसमें लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन का वर्ष 2010 में, ठीक है, वर्ष 2010 में प्रोटॉन का टक्कर जो कराई गई उसकी चर्चा करना, वो कहीं ना कहीं आपको जो है एक कठिन कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चला जाएगा। तो हम उस कठिन कॉन्सेप्ट की यहाँ पे कोई चर्चा करने वाले नहीं है, ठीक। तो अब देखो क्या है कि ये जो सूर्य है, ये जो सन, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ने क्या किया, ठीक है, अन्य चीजों का निर्माण किया। तो फिर उसके बाद क्या बना, तो उसके बाद जो गैस बनी वो सबसे पहली गैस कौन थी, हाइड्रोजन, ठीक ना, हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन के द्वारा निर्माण हुआ किसका, हीलियम का। 4 हाइड्रोजन मिलके निर्मित किए हीलियम का, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन के बादल चारों तरफ छा गए, जिस जगह पे हाइड्रोजन का डेंसिटी बहुत ज्यादा रहा वो पूरा एरिया क्या कहलाया, वो कहलाया आकाशगंगा, गैलेक्सी, ठीक, क्लियर है यहां तक की बात। अब उसी आकाश गंगा के अंदर फिर जिस स्थान पे हाइड्रोजन और ज्यादा डेंस है, ठीक ना, हाइड्रोजन यानी कि और ज्यादा मात्रा में है, तो वहां क्या होने लगा, वहां ये होने लगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बनाने लगे हीलियम। और जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा। और ऊर्जा किस क्रिया में उत्पन्न होगी, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में ऊर्जा विमुक्त होनी शुरू हुई, और जब विमुक्त होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हाइड्रोजन और बढ़ता गया और हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के ये हीलियम बनाना शुरू किए, यानी कि क्या, वही धीरे धीरे ऊर्जा मुक्त करते करते रूप धारण कर लिया सूर्य का, यानी तारे का, ठीक। तो अब देखो, हाँ, कुछ बच्चों को मैंने क्वेश्चन दिया था कि तारे जो हैं और सूर्य दोनों में कोई अंतर नहीं है, मगर फिर भी तारा ऊपर दिखता है, छोटा दिखता है, सूर्य हम लोग को बड़ा दिखता है, क्यों। तो बच्चों ने आंसर सही दिया था कि जो है तारा जो है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, काफ़ी दूर है हमसे, इस वजह से हमें वो छोटा दिखता है, जबकि सूर्य हमारे पास है सर्वाधिक उसकी अपेक्षा, तो इसलिए हमें सूर्य बड़ा दिखता है, ठीक। आपका आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है। तो अब सूर्य का निर्माण हो गया। अब चलो यहां हम इसको ऐसे समझ लें, ऐसे समझ, ठीक है। ये मैंने मान लो क्या किया, ये मैंने सूर्य बना दिया। थोड़ा सा बच्चों पेशेंस बना के रखो, ठीक है।
कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, कहीं कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रह जाएगी। ये हमारा सन। अब इस हमारे सन में क्या है, इस हमारे सन में हाइड्रोजन भरा हुआ है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन भरा हुआ है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या कर रहा है, ये दोनों मिलके बना रहे हैं हीलियम, ठीक। तो यहाँ भी है, अब देखो ये जो हाइड्रोजन मैंने यहाँ वाइट वाइट ये डॉट डॉट जो बनाया है, ठीक ना, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के बना रहे हैं हीलियम, तो ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो ऊर्जा अगर मुक्त हो रही है तो नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, और नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है तो यही क्या है, यही है सूर्य। तो ये जो है इस तरह से, समझे बच्चों, इस तरह से सूर्य का निर्माण हुआ, ठीक है। और अब ये सूर्य जो है, इसको अपने सूर्य के परिप्रेक्ष्य में समझो। सूर्य हमारे वहां हमारे ब्रह्मांड में बहुत बड़े हैं, मध्यम भी, छोटे भी, ठीक। तो जो ये हमारा जो सूर्य है, इसकी आयु कितनी मानी गई है, इसकी आयु मानी गई है 10 अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष। तो 10 अरब वर्ष इसकी आयु मानी गई है। तो लगभग ये अपनी आयु जो है 5.5 अरब, ठीक है, अपनी आयु ये पूरी कर चुका है। आयु पूरी करने का मतलब क्या होता है, तो आयु पूरी करने का मतलब यहाँ पे होता है कि इसके जो 100% हाइड्रोजन थे, उसमें 55% हाइड्रोजन बदल चुका है किसमें, हीलियम में। समझ रहे हो, हीलियम में। तो अब होगा क्या, होगा ये कि एक समय ऐसा आएगा कि जब इसका हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, और जब पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो ये क्या होगा, जैसे सूर्य जब देखा करो अस्त होता है, ठीक ना, सूर्य जब अस्त होता है तो अस्त होने के टाइम देखा करो कि एकदम वो रेड दिखता है, लाल दिखता है, समझ रहे हो, एकदम लाल दिखता है। तो ये उसी तरह कुछ हो जाएगा जब 10 अरब की अवस्था में पहुंचेगा, ठीक है, तो ये उसी टाइप में कुछ हो जाएगा। मतलब 9 अरब की अवस्था पार करने के बाद, 9.5 अरब की अवस्था पार करने के बाद ये एकदम लाल दिखने लगेगा, जैसे अस्त होता है सूरज उस तरह से, ठीक। तो वो स्थिति जो होगी, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं लाल दानव, लाल दानव। तो ये लाल दानव की स्थिति हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस सूर्य का तापमान और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसका गुरुत्वाकर्षण बल और ज्यादा ये भी बढ़ जाएगा। जिसके परिणाम क्या होंगे, जिसके परिणाम ये होंगे, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक ना, मंगल, ये क्या होगा, इनको बुध और शुक्र को ये क्या करेगा, निगल जाएगा, ठीक ना, निगल जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इसका ज्यादा जब हो जाएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये क्या होगा, इसको निगल जाएगा, जला के भस्म कर देगा। यही स्थिति कुछ हमारी पृथ्वी के साथ भी होगी, ठीक है, और यही स्थिति किसके साथ आएगी, मंगल के साथ भी आएगी। तो ये चारों ठोस ग्रह जो है ये खत्म हो जाएंगे। और फिर आगे क्या होगा, इसकी आयु जब पूरी 10 अरब हो जाएगी तो यहाँ पे एक भयानक विस्फोट होगा। तो इस विस्फोट को हम क्या बोलते हैं, इस विस्फोट को बोलते हैं बेटा सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट। तो सुपरनोवा विस्फोट होगा, और सुपरनोवा विस्फोट के बाद इसके जो टुकड़े हैं सन के, ये क्या होगा, ये हवा में बिखर जाएंगे, अंतरिक्ष में बिखर जाएंगे। तो कुछ टुकड़े बहुत बड़े होंगे, कुछ छोटे, कुछ उससे छोटे, कुछ और ज्यादा बड़े, ठीक। तो ये इस तरह से इसके टुकड़े जो है हवा में यानी अंतरिक्ष में, ठीक है, क्या होगा, ब्रह्मांड में तैरने लगेंगे। तो अब देखो इसमें जो बड़ा टुकड़ा होगा वो क्या होगा, बाकी के जो भाई टुकड़े एक फिक्स नहीं होंगे, छोटे छोटे बहुत बारीक से छोटा कण जो है, समझे, कण, वहां की बात करो, कण से लेके बड़े बड़े जो है टुकड़े इसके, तो कुछ इस तरह से जो है इसके टुकड़े होंगे। तो जो बड़ा टुकड़ा होगा वो क्या करेगा, बाकी को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जुड़ते चले जाएंगे। और अंतरिक्ष में ये बच्चों होता क्या है कि ये
अपने एक्सिस पे ये रोटेट करेंगे। तो जब कोई चीज देखा करो, जब रोटेट करता है, ठीक ना, बहुत तेजी से अपने अक्ष पे जब घूमता है, तो बीच वाला जो पार्ट है ना उसका देखो बाहर आ जाता है। ठीक, अब इसमें हम अभी केंद्रीय बल वल का कोई जो है चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, वो सब छोड़ दो। तो सिंपल उदाहरण ले लो, कुम्हार का मिट्टी का चाक बर्तन बनाता है, तो देखा करो जब वो नचाता है तो बीच का पार्ट जो है वो ऐसे उभर जाता है। तो इसीलिए हमारी पृथ्वी का शेप कैसा है, ये कुछ इस तरह से है, समझ रहे हो, कुछ इस तरह से ये पार्ट जो है उभरा हुआ है, और ये ऊपर का पार्ट जो है ये थोड़ा सा क्या है, चपटा। इसीलिए पृथ्वी की आकृति गोलाकार, अंडाकार, ठीक ना, नहीं मानते हैं। वास्तव में पृथ्वी की आकृति कैसी है, ये है भू-आब। पृथ्वी की आकृति को क्या बोलते हैं, भू-आब, जियोइड, ठीक ना, जियोइड, ठीक, जियोइड बोलते हैं। तो ये इस तरह से क्या हुआ, निर्माण हुआ पृथ्वी का। तो सेम प्रोसेस में निर्माण हुआ बुध शुक्र, ठीक है, बुध शुक्र मंगल का भी। तो ये किसी न किसी सूर्य के टुकड़े थे, और ये टुकड़े अंतरिक्ष में तैर रहे थे। तो हमको ये बात पता होना चाहिए, हमको एक बात पता होना चाहिए कि ये जो टुकड़े हैं, तो एक सन अगर यहाँ है, तो एक सन ये जो क्यूपर बेल्ट जो है ना, क्यूपर बेल्ट, तो क्यूपर बेल्ट के आगे, ठीक है, क्यूपर बेल्ट के आगे एक सन और होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके नीचे भी होगा, चारों तरफ सन है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है बच्चों कि एक आकाशगंगा में 100 अरब से ज्यादा क्या है, तारा है, यानी सूर्य है। अब 100 अरब से ज्यादा तारा है, सूर्य है, तो बात समझ लो, ठीक है, बात समझ लो कि आगे अगर हम बढ़ेंगे तो क्या हमको तारा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और जब ये तारा मिलेगा तो होगा क्या? तो यही टुकड़े जब अंतरिक्ष में तैर रहे होंगे तो होगा क्या? होगा ये किसी दूसरे सूर्य के ये आ जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स में, और ज्यों आएंगे तो वो सूर्य इनको अपनी फोर्स में ले लेगा, और उसके बाद क्या होगा, ये लगेगा उनको वहां पे नचाने, ठीक ना। तो ये क्या होगा, ये दूसरे सूर्य की लगेंगे परिक्रमा करने। तो इसी तरह से किसी सूर्य में विस्फोट हुआ रहा होगा, और विस्फोट होने के बाद से इस तरह से पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल का, ठीक है, निर्माण हुआ, और ये हमारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल में आ गए, तो ये लगे इसका चक्कर लगाने, इसकी परिक्रमा करने। ये जो मैं बात बता रहा हूं ग्रहों की उत्पत्ति का, ठीक है, ग्रहों की उत्पत्ति के मत बच्चों और भी है, ग्रहों की उत्पत्ति के मत और ज्यादा है, परंतु जिसमें हम एग्जामिनर जिससे क्वेश्चन पूछता है उसको, और प्लस जिस बात पे सहमति ज्यादा है, ठीक ना, जिस बात पे सहमति ज्यादा है उसको, उन पॉइंट्स को लेके हम लोग चल, ठीक। ब्रह्मांड के निर्माण के लिए भी जो है ज्यादा बात है, ज्यादा सिद्धांत प्रचलित हैं, मगर उसमें हमने किसको देखा, उसमें हमने देखा मेनली कौन, बिग बैंग थियरी को, समझ रहे हो, महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान, एग्जामिनर भी वहीं से क्वेश्चन पूछता है। अदर जो सिद्धांत हैं, ठीक ना, दी तारा वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक ना, बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ठीक, मगर है तो नहीं चर्चा किया, वही चीज यहाँ भी नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से देखो निर्माण हुआ है ग्रहों का, ठीक है। तो अब आ रहे हैं हम लोग अगला क्षुद्र ग्रह और क्यूपर बेल्ट पे, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है, चलो। तो अब देखो हम लोग को ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कि किस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ। अब हमको जानना है ये, ठीक है, या ठीक है, ये जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है और ये जो क्यूपर बेल्ट है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक ना, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो देखो है क्या बच्चों, हुआ ये कि जब इस सूर्य में विस्फोट हुआ, तो विस्फोट के बाद, ठीक है, विस्फोट के बाद इसके जो टुकड़े थे, ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा छोटा टुकड़ा, कोई और ज्यादा छोटा टुकड़ा, कोई उससे छोटा टुकड़ा। तो जब विस्फोट हुए ना बच्चों, तो इनका एक देखो एक निश्चित मार्ग बना रहा, ठीक ना, एक निश्चित मार्ग बना रहा,
और ये इसी पट्टी में क्या था, छोटे छोटे ये टुकड़े जो है ना, आकाशीय पिंड जो हैं, ठीक है, आकाशीय पिंड सभी होते हैं बच्चों, ठीक, अभी हम आएंगे वापस उस पर, ठीक है। तो ये जो सारे आकाशीय पिंड है, यानी हम क्षुद्र ग्रह कह लें, तो ये सब क्या है, ये इसी में रह गए और ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल में आ गए और लगे ये इसको इसका चक्कर लगाने, ठीक है। ये भी सूर्य का पार्ट है, ठीक है, ये भी सूर्य का पार्ट है। तो इसमें जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों वाले पट्टी को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया। और इसके बाद हम देखें इन 4 ग्रहों के बाद तो जो टुकड़े थे, तो वो टुकड़े ऐसा नहीं था कि केवल जो है यहीं पे रहें, इसके टुकड़े बहुत दूर दूर तक बिखरे हैं, बहुत दूर दूर तक बिखरे हैं। जो यहाँ ग्रह हैं, ये ग्रह तो उन टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को, अपने पास के टुकड़ों को खींच लिया, परंतु जो इधर चला गया, यहाँ कोई ग्रह नहीं था, यहाँ कोई ग्रह नहीं था जिसने जो इन टुकड़ों को खींच सके। तो इस वजह से हुआ क्या, इस वजह से ये छोटे छोटे टुकड़े जो है यहाँ पे बने रहे। ये भी क्या है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी क्षुद्र ग्रह पट्टी की तरह ही हैं, परंतु इनका नामकरण क्या हुआ है, इनका नामकरण हुआ है क्यूपर बेल्ट के रूप में। क्यूपर बेल्ट, टुकड़े सूर्य के ये भी हैं, टुकड़े सूर्य के ये भी हैं, दोनों के नाम में डिफरेंट है। और दूसरा डिफरेंट जो है, सूर्य से बहुत ज्यादा दूर होने के कारण यहाँ के जो टुकड़े हैं वो बर्फ के रूप में बदल चुके हैं, समझ रहे हो ना, बर्फ के क्रिस्टल हो चुके हैं, ठीक। तो ये क्यूपर बेल्ट, और इसी क्यूपर बेल्ट के बाहर इंटरस्टेलर, ठीक ना, स्थान होता है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर के बाद ही बच्चों क्या होगा, ठीक है, आ जाएगा उसके बाद से फिर कोई और सन, ठीक ना, फिर कोई और सन। तो क्या होगा हमारा, जब ये सूर्य फटेगा तो फिर वो अगला जो सन है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक, इसके टुकड़े ग्रह बन के जाके वहां चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ हुआ बच्चों, यहाँ पे समझ में आया हम लोगों को क्षुद्र ग्रह पट्टी क्या थी, क्यूपर बेल्ट क्या था, ठीक है। तो ये बात हम लोग को समझ में आई। अब हम लोग बढ़ेंगे इससे आगे और देखेंगे हम लोग सन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स जहां क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछता है, ठीक है। चलो, तो यहां हमने सूर्य के बारे में देखो यहां बता रखा था, ठीक। तो अब आते हैं हम लोग विशेष रूप से सूर्य में, अलग से देखते हैं फिर से सन। सूर्य, ठीक। अब देखो जान के तुम लोग को शायद आश्चर्य हो, सूर्य जो है, सूर्य, इसके 2 वर्गीकरण हैं, 2 वर्गीकरण हैं इसके, 2 वर्गीकरण। एक सूर्य का पहला वर्गीकरण जो है ये कहलाता है आंतरिक, आंतरिक भाग, ठीक है, आंतरिक भाग। और दूसरा जो है, दूसरा जो है वो क्या कहलाएगा, सिंपल बात है, अपने आप से अब बता लोगे कि ये कहलाएगा एक्सटर्नल पार्ट, यानी बाह्य भाग, बाह्य भाग, ठीक। अब आंतरिक भाग जो है ये 3 पार्ट में है, 3 पार्ट, 1 2 3। और बाह्य भाग जो है ये भी 3 पार्ट में है, 1 2 3, समझ रहे हो, 1 2 3। इस तरह से ये 3 रूपों में बच्चों हमारे सामने हैं, ठीक है, हमारे सामने हैं। तो अब देखें, अब देखें तो 3 रूप में है, तो ये 3 रूप कौन हो गए, कोर, ठीक है, कोर, दूसरा संवहन, संवहन मेखला, ठीक ना। तो ये बच्चों क्या है, ये संवहन मेखला, ठीक है, संवहन मेखला। और दूसरा विकिरण मेखला, ठीक है, विकिरण मेखला। अच्छा, कोर, कोर के बाद, कोर के बाद विकिरण, विकिरण के बाद संवहन। हाँ, इसको क्रम से करते हैं बच्चों, इसको क्रम से कर देता हूं। कोर, कोर के बाद, कोर के बाद
विकिरण, विकिरण मेखला, मेखला। और इसके बाद से फिर आ जाता है संवहन, संवहन मेखला, संवहन मेखला। बात को समझना बच्चों, बात को समझना। यहाँ पे हम लोगों को ये जो तीन हैं, इन तीन का कोई जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। हमको इस तीन की कोई जानकारी रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों देखो, बेवजह का यहाँ पे बहुत टाइम जो है लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर वनडे में यहाँ से क्वेश्चन को नहीं उठाता। जो कुछ उठते हैं क्वेश्चन, वो प्रकाश मंडल से उठता है, ठीक है। जो किरीट या कोरोना है, समझ रहे हो, वहां से उठता है। और वो किसका भाग है? वो वायुमंडल का भाग है। तो हम उस बात को देखेंगे, ठीक ना। तो हम उस बात को देखेंगे, ठीक। चलो, तो अभी इसको कवर करते हैं। तो यहां देख लो बच्चों, ये मैंने लिख दिया कोरोना। बच्चों ये बीमारी मत समझना, कोरोना या इसी को कहते हैं किरीट। तो ये बच्चों तीन पार्ट जो हैं, ये इसके वाह्य भाग, ठीक, वाह्य भाग। अब जरा समझो, थोड़ा सा समझो। जैसे मान लो ये है सूर्य, सूर्य। तो अब ये वाला पार्ट जो है कोर, ठीक है। कोर के बाद वाला पार्ट जो है, ये क्या हो गया? ये विकिरण मेखला। विकिरण मेखला के बाद ये वाला पार्ट हो गया संवहन मेखला। अब संवहन मेखला के बाद कौन सा पार्ट होगा? प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। फिर वर्णमंडल, वर्णमंडल। और फिर छठवां कोरोना या किरीट, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बने रहेंगे। क्या? इस तरह से बने रहेंगे हमारी सन की संरचनाएं। तो अब छह परत से यहां हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 6 परत में किससे पूछा जाएगा? 6 परत में यहां हमसे पूछा जाएगा 3 से। तो मेनली हम लोग 3 को ही देखेंगे। अब अगर 3 को देखना है तो देखो, ये सूर्य है, तो सूर्य का ये पार्ट कोर। तो अगर हम यहां से इसको ऐसे ऐसे ये निकाल दें, ठीक है, तो हमको 1 2 3 4 5 6 मिल गया ना। यानी कि क्रोड से अगर हम इसके लेयर को देखना चाहें तो ऐसे अगर हम सीढ़ी नुमा बना दे तो हमको मिल गया ना बच्चों 6 परत, ठीक है। ये 6 परत हमको मिल तो गए। तो अब इस यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। इसी डायग्राम को देखो, मेरे पास 2 रास्ते हैं। ऐसे बनाएंगे, थोड़ा हमको जगह मिल जाएगा, और इस तरह करेंगे तो इसी में थोड़ा सा घूम फिर के गोल, खुद गोल होके लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो खुद जो है गोल होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये भी मिटाते हैं। अच्छा, इसका बच्चों एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बता रहा हूं रीजन क्यों मैं कह रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। चल ठीक है, तो हम लोग पेज, चलो पेज जो है नया लेते हैं या यहीं, हाँ चलो यहीं समझाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जैसे समझाया था ना बच्चों, ये कैसे मैं जो है 6 यहाँ पे परत निकाल लूंगा, ठीक। तो ये सूर्य के 6 परत हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, ठीक। तो बराबर कर दें इसको। ठीक है, 6 परत ये हो गए। अब 6 परत जो है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, फोर्थ फिफ्थ और ये 6 परत है। 6 परत में मेनली हमको देखना है बच्चों किसका? हमको इन 3 का देखना है, ठीक। बस कोर वाला जो पार्ट है, कोर वाला पार्ट, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लो। ये कोर वाला पार्ट जो है, जैसे यहाँ मैंने अभी बताया था ना, ऐसे कोर, ठीक है, ऐसे 6 परत मैंने बनाया है ना, 6 परत।
ठीक, तो वही बात यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो ये पार्ट क्या हो गया, ये हो गया कोर, कोर, ठीक, कोर। प्लाज्मा, ये क्या है, प्लाज्मा अवस्था में, ठीक है, ये प्लाज्मा अवस्था में है, ठीक। तापमान इसका, तापमान इसका 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ना, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है बच्चों, इसका तापमान है, ठीक। और यहीं पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया। तो यहीं पर बच्चों नाभिकीय संलयन की क्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है यहीं पे होता है, कोर वाले पार्ट में, ठीक ना। ये लिखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम लोगों को नहीं देखना है, देखना है कौन, 4, 5, 6, मेनली हमको देखना है बच्चों किसके बारे में, 6, यानी कि क्या, यानी कि नहीं, ये 4 वाले में, ठीक ना, यानी कि प्रकाश मंडल, ठीक है, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, ठीक ना। तो ये जो है फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, हमको फोटोस्फीयर का पार्ट देखना है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो अब देखो बच्चों, अब इसको ध्यान से सुनो, मैं क्या करता हूं इसको, हाँ चलो ठीक है, यहाँ जगह है, चाहे इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब ये जो है चौथा फोटोस्फीयर, हम जिसको कहेंगे प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, हम लोग देखो जो अभी जिस सूर्य को देख रहे हैं, समझ रहे हो ना, जिस सूर्य को हम लोग देख रहे हैं, ये सूर्य 6 परतों में है, मुख्य रूप से 6 परतों में है। तो 6 परतों में कौन सी परत को हम देख पाते हैं, क्या सब बारी बारी से दिखता है क्या, नहीं, चमकता हुआ बस एक ही तो दिखता है। तो जो चमकता हुआ दिखता है सूर्य हमें, जो इसकी ऊर्जा हमको दिखती है, उसके जो चमक दिखती है, वही पार्ट बच्चों क्या है, वही पार्ट है प्रकाश मंडल। यानी कि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा कि मनुष्य जब सूर्य को अपनी आंखों से देखता है तो ऐसी स्थिति में वो निम्नलिखित में सूर्य के किस भाग को देख रहा होता है, ठीक, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन, विकिरण मेखला को देख रहा होता है, संवहन मेखला को देख रहा होता है, किरीट या कोरोना को देख रहा होता है, या फिर देख रहा होता है फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। तो क्लियर रखो, प्रकाश मंडल जो है इसी को हम देख पाते हैं। अदर जो है, ठीक है, उसको हम कब देख पाएंगे, उसको देख पाएंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, ठीक। तो प्रकाश मंडल, अब इससे पॉइंट क्या, यह दृश्यमान रहता है, इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहां पर सूर्य के कुछ धब्बे पाए जाते हैं, जिसे हम वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम सौर ज्वाला कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखो काफी यूनिक पॉइंट है। और टेम्परेचर की जब बात आती है, टेम्परेचर की, तो अक्सर सबका टेम्परेचर बच्चे बोल देते हैं कि 6000, नहीं, टेम्परेचर सब अलग अलग है लेयर वाइज।
ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर देखो कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अभी इसी में 1500, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जिसे हम सौर ज्वाला कहते हैं, ठीक। अब सुनो, ये जो सौर कलंक का जो क्षेत्र है, यहां पर सूर्य के कुछ धब्बे पाए थे, जिसे हम यहां रुको, जिसे हम सौर कलंक, ठीक ना, कलंक बोलते हैं, सौर कलंक कहते हैं, ठीक। तो अब ये सौर कलंक का जो क्षेत्र है बच्चों पर्टिकुलर, उसका तापमान कितना है, उसका तापमान जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप से बताया है, ठीक ना। इसका विश्वसनीय एक कोई टेम्परेचर नहीं है। जैसे 6000 जो है डिग्री सेंटीग्रेड बता दिया गया, ठीक है, इसका प्रकाश मंडल का, ठीक है, फोटोस्फीयर का। तो वैसे ही ये जो सूर्य में जो दाग होता है, धब्बा होता है, सूर्य जो है, समझे, सूर्य इसमें जो है यहाँ ऐसे एक धब्बा दिखेगा, समझ रहे हो। तो हम लोग तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है, धब्बा दिखेगा। इस धब्बे को हम क्या बोलते हैं, इसी धब्बे को बोला जाता है सौर कलंक। सौर कलंक, तो ये होता है सौर कलंक। इस सौर कलंक का भी तापमान है। तो इसका तापमान बच्चों कितना है, इसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से करीब करीब इसको माना जाता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो ये डेटा है किसका, ये डेटा है सौर कलंक का। अब सुनो, सौर कलंक का ये डेटा है, और सौर कलंक किसका पार्ट है, सूर्य का पार्ट है। अच्छा ठीक है, सूर्य का पार्ट है। तो अब जरा एक बात और सुनो तुम लोग, ठीक है, एक बात और सुनो, ठीक है। तो क्या मैं कह रहा हूं, तो अब देखो है क्या, ये इतना डेटा मिला, ठीक। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब ऊपर 5वें वाले पॉइंट में बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमोस्फियर, ठीक है, वर्णमंडल, 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 ठीक, वर्णमंडल। अब इससे देखो क्वेश्चन क्या बनने जा रहा है। वर्णमंडल, ये जो है वर्णमंडल पूर्ण सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, ठीक। खास बात क्या, इसका तापमान, तापमान ये करीब करीब तापमान इसका जो है ये 4500 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान है, ठीक है, तापमान है, ठीक। और इसके बाद ये वर्णमंडल वाला जो पार्ट है, वर्णमंडल वाला पार्ट, जस्ट इसी के ऊपर कोरोना या इसी को हम कहते हैं किरीट, ठीक, किरीट। अब इसको अगर हम देखें तो इसका टेम्परेचर कितना है, तो इसका तापमान 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये भी क्या, ये भी पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण ये समय दिखाई देता है, ये समय दिखाई देता है, ठीक, दिखाई देता है। अब यहाँ एक यूनिक क्वेश्चन बनने जा रहा है। अब यूनिक क्वेश्चन बच्चों क्या बनने जा रहा है, अब यूनिक क्वेश्चन ये बनने जा रहा है, यूनिक क्वेश्चन ये बनने जा रहा है कि टेम्परेचर देख लो सबका, ठीक है, टेम्परेचर देख लो। कोर जो है इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इससे ऊपर ही सबका विकिरण मेखला, संवहन मेखला, ठीक है। इसके टेम्परेचर को यहाँ पे मेजर नहीं करना, लिखना नहीं है, ये भी क्या है, ठीक है, ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा। परंतु अब देखो क्वेश्चन क्या बनाया, क्वेश्चन ये बनाया कि एक तो हमको यहाँ पे, एक यहाँ पे हमको दिखा है
ये टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500। बाकी देखो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। प्रकाश मंडल 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। वर्णमंडल 4500 डिग्री सेंटीग्रेड से 20000, और ये 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड कोरोना का। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में सूर्य का सबसे ठंडा स्थान कौन है, ठीक। सूर्य का सबसे ठंडा स्थान कौन है, और ऑप्शन उठा के देगा इसी में से, ठीक है। सूर्य का सबसे ठंडा स्थान किसे कहते हैं, तो ऑप्शन ए प्रकाश मंडल को कहते हैं, वर्णमंडल को कहते हैं, कोरोना को कहते हैं, या सौर कलंक को कहते हैं, ठीक। सतर्क रहना, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ आंसर सौर कलंक है, ठीक है। सौर कलंक क्यों, क्योंकि सभी में तापमान देखो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, इसका, सौर कलंक का। तो एग्जामिनर जब ये क्वेश्चन बना देगा कि सूर्य का सबसे ठंडा स्थान निम्नलिखित में कौन है, और डी ऑप्शन देगा कोई नहीं, समझ रहे हो, कोई नहीं, तो कोई नहीं जब देगा ना, समझ रहे हो, वहां फिर गलती होगी, क्योंकि लगे सबको दिमाग, सबके दिमाग में आएगा यार सूर्य में ठंडा स्थान, इम्पॉसिबल बात। परंतु वो कह किस परिप्रेक्ष्य में रहा है, किस संबंध में वो बोल रहा है, क्या सोच के बोल रहा है, पहले उसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की जरूरत है, समझ रहे हो। तो पैटर्न अगर हमने समझा तो फिर आंसर हम इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चों सूर्य से संबंधित पूरा डिटेल था, ठीक। इस डिटेल में क्या क्या डिटेल तुम लोग याद रख लो, ठीक। देखो ये 3 जो है नहीं याद करने, बस क्या याद रखो, क्या याद रखो, सूर्य जो है मुख्य रूप से, ठीक ना, मुख्यतः कितने परत में बटा है, तो सर 6 परत में बटा है, यहां देखें, ठीक है सर 6 परत में बटा है। अच्छा, सूर्य का सबसे पहला परत किस नाम से जाना जाता है, तो देख लो 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहला परत किस नाम से जाना जाता है, तो सर कोर के नाम से जाना जाता है। कोर जो है किस अवस्था में है, ठीक है, गैसीय अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में है, ठीक है, किस अवस्था में है, तो आंसर हमारा क्या हुआ, प्लाज्मा अवस्था में, ठीक। तापमान जो है नहीं पूछेगा। नाभिकीय संलयन की क्रिया कहाँ होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया कहाँ होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल नाभिकीय संलयन की क्रिया, प्लाज्मा अवस्था और सूर्य का सबसे पहला लेयर या पहला भाग क्या कहलाता है, कोर कहलाता है, ये बात याद रख लो। और मुख्य रूप से सूर्य जो है कितने पार्ट में बटा है, तो बेटा 6 पार्ट में बटा है, ठीक, ये बात याद रख लो। और बहुत ज़्यादा अगर कर सकते हो तो ये कर लो कि पहला पार्ट कोर है, तो दूसरा विकिरण मेखला है, तीसरा संवहन मेखला, ठीक है, चौथा प्रकाश मंडल, पांचवा वर्ण मंडल और छठवां कोरोना या किरीट, ठीक। तो इसका ऑर्डर दे देगा, ठीक ना, ऊपर से घटते हुए क्रम में दे देगा सजाने के लिए, या नीचे से बढ़ते हुए क्रम में दे देगा सजाने के लिए, पहले कौन, दूसरे कौन, तीसरे कौन, ठीक। तो बस ये लेयर याद रख लो, अदर कुछ तुम लोग को ये सब नहीं याद रखना है, ठीक ना, ये सब नहीं याद रखना है। हम जब सूर्य ग्रहण जब पढ़ाएंगे, चंद्र ग्रहण पढ़ाएंगे, तो वहां पे मैं इसकी चर्चा करूंगा, तो वहां पे मैं इसको ऐड करूंगा, यहां तुम लोगों को इसको कुछ टच नहीं करना है। अब क्या करना है, याद रखना है जो मेनली सबसे ज्यादा बात, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, कि ये ही इसी भाग को हम क्या है देख पाते हैं, दृश्यमान है ये, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और यहाँ पे एक धब्बा पाया जाता है इस सूर्य में ऐसे, तो इस धब्बे को हम क्या कहते हैं, तो इस धब्बे को बेटा हम कहते हैं सौर कलंक, ठीक है, सौर कलंक। और इस सौर कलंक का टेम्परेचर कितना है, तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य का कौन सा पार्ट सबसे ठंडा है, तो सौर कलंक। ठंडा मतलब ठंडा नहीं है, 1500 पे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, 100 में तो फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तो हालत खराब, समझ रहे हो, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, समझ लो। तो ये बात है, तो ये ध्यान रखना, सबसे कम जो है यहाँ का तापमान, इतना बात याद रख लो, काम हो जाएगा, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। तो अब देखो बच्चों, ये इतनी बात हम लोगों ने जाना, अभी हमको और क्या जानना है, देखो अभी हमको जानना है क्या क्या बात, अभी हम लोग को जानना है
मेट्योर, ठीक ना। उल्का, उल्का क्या है। फिर उल्का के साथ साथ ये उल्काश्म किसे कहते हैं, उल्काश्म। और उल्काश्म के बाद उल्का पिंड, उल्का पिंड किसे कहते हैं। और उच्छल तारा या धूमकेतु किसे कहते हैं। ठीक, वन, ये दोनों एक ही है, 1 2 3 4, ठीक है। ये इतनी बात हम लोग जानेंगे और क्लास को अपने कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यही चारों समझने के बाद क्लास ओवर। ठीक, तो सबसे पहले हम देखें मेट्योर यानी उल्का। उल्का क्या है ये, तो ठीक है, तो ये ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में घूमने वाले छोटे एवं मध्यम आकाशीय पिंड, ठीक है। तो ब्रह्मांड में घूमने वाले छोटे आकाशीय, ठीक है, पिंड। तो ये छोटे आकाशीय पिंड, अब देखो क्या है, तो हमारा ब्रह्मांड, अब इस ब्रह्मांड में मैंने क्या बोला था, विस्फोट हुआ था। विस्फोट के बाद छोटे मध्यम बड़े टुकड़े थे, बड़े टुकड़ों ने मिल के क्या किया, छोटों को ग्रह बना लिया, ग्रह बन गए वो। और जो छोटे और मध्यम जो बचे रह गए वो क्षुद्र ग्रह पट्टी और क्यूपर बेल्ट में आज भी मौजूद है। ठीक, तो अब देखो है क्या, इन्हीं को जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ठीक, उसी में ये जो क्षुद्र ग्रह है ना, यही सब उल्का है, ये उल्का है, समझ रहे हो। क्षुद्र ग्रह पट्टी में जो मौजूद हैं पिंड, पिंड मतलब क्या भाई, सूर्य के टुकड़े, ठीक है। पिंड की जब हम बात करते हैं तो आसमान में चमकता हुआ हर चीज क्या है, आकाशीय पिंड है, ठीक ना, आकाशीय पिंड है। तो कोई पूछा आकाशीय पिंड क्या है, तो क्या बताओगे, आसमान में चमकती हुई, ब्रह्मांड में दिखती हुई हर चीज क्या है, आकाशीय पिंड है। नेचुरल हो मगर, ठीक ना, नेचुरल हो। अब आकाशीय पिंड में मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कौवा वगैरह उड़ रहा है, ठीक ना, चिड़िया उड़ रही है, तो आकाशीय पिंड मत बोल देना, ठीक है। बात समझ रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक। तो उल्का, तो ये उल्का की परिभाषा। अच्छा, उल्कास्म क्या है, अब उल्कास्म क्या है, अब देखो होता क्या है उल्कास्म। उल्कास्म देख लो, उल्कास्म जब कोई आकाशीय, पिंड, आकाशीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल से घिसकर जल जाता है, जल जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे उल्काश्म कहते हैं। तो इसे उल्काश्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे बच्चों उल्काश्म, ठीक है। और ये वायुमंडल में ही जल के क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो उल्का आसमान में है, अभी क्षुद्र ग्रह पट्टी में है, निकला वहां से, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही क्या हुआ, कुछ किलोमीटर तय करने के बाद ये जल गया, और जब ये जल गया, जल के खत्म हो गया, तो क्या कहलाया, उल्काश्म। अच्छा, उल्का पिंड फिर क्या है, उल्का पिंड भी देख लो फिर।
ये बच्चों बेसिक बेसिक डिफरेंट जो है ना, अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। उल्का पिंड, ठीक है, उल्का पिंड, तो इसको बस लिख देंगे, जब यह काफी वृहद होता है, जब यह काफी वृहद होता है तो यह जल नहीं पाता, जिससे जो पृथ्वी पर टकरा जाता है, ठीक है, तो उल्का पिंड कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी बात क्लियर, ठीक। और सुन लो, विशेष बात सुना होगा तुम लोगों ने, टूटता तारा, कि सर टूटता तारा जो मांगो मिल जाता है, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, टूटता तारा कुछ नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि कहावत है वो, ठीक ना, कहावत है, ठीक। तो अब देखो क्या है ये टूटता तारा, क्या है? तारा मतलब सूर्य, तारा टूटा है, अरे तारा टूट के गिर गया, अगर सूर्य गिर गया तो पता नहीं क्या होगा पृथ्वी का, भगवान जाने, ठीक है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक। ये टूटता तारा क्या होता है, इसको समझो, यहां मैं बताता हूं, ठीक ना, यहां बताता हूं। जैसे ये येलो है, हाँ, ये सूर्य, सन, ठीक। तो अब ये सन है और इधर मैंने बना दिया पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल मौजूद है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ये मंडल मौजूद है, ये, और ये पृथ्वी का धरातल है, येलो वाला पार्ट जो है ऊपर जो है इस सरफेस, पृथ्वी का धरातल। तो अब मान लो मैंने कहा यहां क्षुद्र ग्रह पट्टी है, इस पट्टी से कोई पिंड, ठीक है, कोई पिंड निकलते हुए ये क्या हुआ, ये ऐसे आया, ठीक है, ऐसे आया, तो इस क्रम में हुआ क्या, आते हुए क्रम में ये यहीं पे जल के खत्म हुआ। तो हम लोग यहाँ धरातल पे है ना, तो यहीं आसमान में जब ये जल के खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे लहर टाइप में ऐसे आता है, जल के खत्म हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं तारा टूटा है, तारा नहीं टूटा है। यही उल्का था जो हमारे वायुमंडल में आया, वायुमंडल के फ्रिक्शन से, उसके घर्षण से वो जल गया और जल के आसमान में ही खत्म हो गया, और उसी को हमने क्या बोल दिया, उसी को बच्चों हमने बोल दिया टूटता तारा। बात क्लियर, ठीक। अब हम लोग इसके पहले यहां क्या लिखे थे, धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है इसको समझो, इसीलिए यहां पे पहले बना रखा, ठीक है। तो अब देखो ये सूर्य, और मैंने यहां बनाया क्षुद्र ग्रह पट्टी। अब इस क्षुद्र ग्रह पट्टी से मान लो कोई जो है कोई पिंड निकला, ठीक है, और निकल के ये तेजी से इधर की तरफ भाग रहा है, समझ रहे हो ना, तेजी से इधर की तरफ भाग रहा है। तो अब भागने के क्रम में होगा क्या, ये ऐसे भाग रहा है तो सूर्य की गर्मी इसको जला देगी, ठीक ना, सूर्य की गर्मी क्या करेगी, इसको जला देगी, और जब जला देगी तो ये जो है कुछ इस तरह से ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो, कुछ इस तरह से ऐसे हो जाएगा। तो ये जो होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बच्चे हम बोलेंगे पुच्छल तारा, इसी को बोलेंगे पुच्छल तारा, समझे, यही हो जाएगा पुच्छल तारा, पूंछ वाला तारा। तारा क्यों, क्योंकि जल गया है, चमक रहा है, तारे में चमक होती है, तो इसलिए पुच्छल तारा, ये पूंछ की आकृति। अच्छा क्वेश्चन देखो, इसमें ऐसे भी पूछा हुआ है क्वेश्चन बच्चों, देखो पुच्छल तारे से, ठीक है, पुच्छल तारे से CHSL में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और SSC CGL में भी पूछा हुआ है कि इस पुच्छल तारे का मुंह किस तरफ होता है, सूर्य के सामने या सूर्य के
ठीक है, इसके पीछे, ठीक, या पूंछ जो है उसकी वो किस तरफ होती है, ठीक, तो पूंछ क्या होगा, हमेशा पीछे की तरफ। कैसे पीछे की तरफ होगा, सिंपल बात समझो, सिंपल बात समझो। अगर मैं बहुत स्पीड से अगर मान लो दौड़ते हुए आ रहा हूं, ठीक है, किसी ने मुझे जला दिया और मैं दौड़ते हुए आ रहा हूं, तो जब आगे की तरफ तेजी से दौड़ेंगे तो जो आग मेरे शरीर पे लगी होगी तो उसका लपट जो है, ठीक ना, उसका फ्लेम जो है वो क्या होगा, फ्लेम पीछे जाएगा ना, ठीक ना, पीछे। तो पीछे गया तो उसी को क्या बोल दिया, पूंछ, पूंछ। और जल रहा है तारे की तरह, तो तारा, तो ये हो गया पुच्छल तारा, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये पुच्छल तारा बच्चों ऐसे समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल जो है हम लोगों ने सारे ये बात देख लिए। और दूसरी बात हम लोगों को जाननी है ग्रह और उपग्रह, ठीक ना, ग्रह और उपग्रह। तो ग्रह क्या है, ग्रह प्लैनेट, ग्रह किसे कहते हैं, तो ग्रह किसे कहते हैं, वे आकाशीय पिंड, पूरा नहीं लिखेंगे बच्चों, वे आकाशीय, आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड जो सूर्य का, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक ना, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक, तथा तथा सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक ना, जो सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रह, ठीक। अब सब प्लेनेट क्या है, उपग्रह क्या है, ठीक, तो वे आकाशीय पिंड जो जो सूर्य के साथ 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 अपने ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, तथा तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों उपग्रह, ठीक ना, उपग्रह। तो आज हम लोगों ने इतनी बातें जानी बच्चों, ठीक है। और जब हम इस पे एमसीक्यू करेंगे तो ये आप अनाउंस मैं कर दूंगा कि जो है कि इस दिन एमसीक्यू होगा, और उसके बाद से आप एक बार वीडियो फिर देख लेना, एमसीक्यू देना, ठीक। तो आपको एकदम यहाँ कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एकदम कंठस्थ हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा, मेमोराइज जाएगा, समझ रहे हो। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे हम लोग रोकेंगे, ठीक है। और फिर जो है कल नए चैप्टर के साथ हम लोग ज्योग्राफी में मिलते हैं। और जितना यहाँ पे मैंने शब्दों को बताया, सारे शब्दों को बच्चों याद रखना। रूटो वगैरह को मैंने जो बताया, उसी में सीरस वगैरह जो बताया, सीरस की एक विशेषता, पता नहीं शायद मैंने लिखा है कि नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है, ठीक है। बौने ग्रहों में सबसे बड़ा बौना ग्रह जो है, ठीक ना, बौने ग्रहों में सबसे बड़ा बौना ग्रह जो है वो कौन है, वो सीरस, ठीक ना, सीरेस। तो ये बच्चों ध्यान में रखना तुम लोग, ठीक है। बाकी नोट्स में सब कुछ है, पीडीएफ में सब कुछ है, ठीक है, भेज दूंगा मैं, ठीक, जल्दी भेज दूंगा, दो दिन के अंदर चला जाएगा आप लोग के पास, ठीक है। तो चलो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक।